चलिए हम लोग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है और यह इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर ही नहीं, आपकी जनरल कंपटीशन, एयरफोर्स, नेवी, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए या मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स भी हो गया, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, यदि 300 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान एक रॉकेट पर 210 न्यूटन का बल लगता है तो ईंधन किस दर से जल रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है 0.07 किलोग्राम पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1.4 किलोग्राम पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 10.7 किलोग्राम पर सेकेंड। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ एक रॉकेट को ऊपर की ओर जाते हुए दिखाया जा रहा है और इसका ईंधन पीछे की ओर निकल रहा है। तो याद होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू होता है dp/dt और P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। तो P के जगह लिख सकते हैं m इंटू वी और नीचे dt है तो dt। और आगे बढ़ा जाए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है। इसका मतलब कि ये वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और आपको पता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ हम लोग v को बाहर निकाल देंगे तो लिख सकते हैं dm/dt और यहाँ तो पहले से दिया गया है f। तो भाई क्वेश्चन में आपके सामने क्या क्या दिया गया है, तो वेलोसिटी v का वैल्यू दे दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड और कह रहा है कि 210 न्यूटन का बल लगता है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स F का वैल्यू भी दे दिया है 210 न्यूटन, 210 न्यूटन। और पूछा है कि ईंधन किस दर से जल रहा है, यानी आपको निकालना है dm/dt। तो चलिए आप क्वेश्चन में इतना तो देख ही चुके हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि F इज इक्वल टू होता है v इंटू dm/dt, तो वैल्यू जब लिखा जाए तो हम लोग F के जगह लिखेंगे 210। V का वैल्यू भी दिया गया है 300 तो लिख दिए 300 और यहाँ dm/dt जिसका वैल्यू निकालना है तो लिख दिए dm/dt। जब हम लोग 300 को उधर भेजेंगे तो कह सकते हैं कि 210/300 और यहाँ तो लिखा गया है dm/dt। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से या 7 टाइम्स में कटेगा यानी 7/10 तो लिखा जा सकता है 0.7 इज इक्वल टू dm/dt। यानी हम लोगों ने देखा कि dm/dt का वैल्यू क्या आ गया, 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड। तो भाई ईंधन के जलने की दर का वैल्यू आ चुका है 0.7 kg पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया 100, तीसरा 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले आरंभिक त्वरण के साथ किसी रॉकेट जिसका द्रव्यमान 2 × 10⁴ किलोग्राम है
ऊपर की ओर भेजा जाता है। रॉकेट का आरंभिक प्रणोद होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 2 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन, दूसरा है 3 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन, तीसरा है 4 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन और चौथा है 5 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो आप चित्र में भी देख रहे हैं रॉकेट को दिखाया जा रहा है और ये ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर भेजा जाता है तो फॉर्मूला लगता है कि F = m × g + a। आप जानते हैं आपको भी लिफ्ट में बैठा कर जब ऊपर की ओर भेजे थे तो उस समय हम लोग लिखे थे रिएक्शन फोर्स R = m × g + a। हाँ, यहाँ रॉकेट है तो लिख दिए F = m × g + a। अब यदि सारे वैल्यू को लिखा जाए तो आप कह सकते हैं कि m कितना दिया है, तो m का वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁴ किलोग्राम। देख रहे हैं 2 × 10⁴ किलोग्राम, तो लिख दिए 2 × 10⁴। g का वैल्यू तो आप जानते हैं 10 और यहाँ a का वैल्यू दे दिया है 5, तो a की जगह 5। अब यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो 10 + 5 15, यानी लिख सकते हैं कि 2 × 10⁴ × 15 15। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं कि 30 15 दूनी 30, यानी 30 × 10⁴ और इसको लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ न्यूटन। यदि आपने देखा कि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स प्रणोद कितना आया तो 3 × 10⁵ न्यूटन। तो वही कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे हैं जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो वही है 3 × 10⁵ न्यूटन, यानी इसका आंसर हो गया दूसरा 3 × 10⁵ न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिया गया है एक रॉकेट जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान 6000 किलोग्राम है 16 किलोग्राम प्रति सेकेंड की नियत दर पर 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की आपेक्षिक चाल से गैस को बाहर निकालता है। छोड़े जाने के 1 मिनट बाद रॉकेट का त्वरण होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है 25 मीटर/सेकंड-स्क्वायर, दूसरा है 50 मीटर/सेकंड-स्क्वायर, तीसरा है 10 मीटर/सेकंड-स्क्वायर और चौथा है 35 मीटर/सेकंड-स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लोग उस पर विचार करते हैं। तो आपको दिया गया है कि इनिशियल मास m = 6000 किलोग्राम। उसके बाद दिया है 16 किलोग्राम प्रति सेकेंड की नियत दर से। तो किलोग्राम प्रति सेकेंड का मतलब यह ईंधन के क्षय होने का दर है, यानी लिख सकते हैं कि dm/dt = दिया गया है 16 किलोग्राम पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि यह 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड की आपेक्षिक चाल से गैस को बाहर निकालता है। तो भाई यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यानी Vr का वैल्यू भी दे दिया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन आप जानते हैं किलोमीटर के बजाय हम लोग मीटर लिखते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं कि 11,000 मीटर/सेकेंड। और साथ में समय दे दिया है कि छोड़े जाने के 1 मिनट बाद, यानी टाइम t का वैल्यू दे दिया है 1 मिनट। और आप जानते हैं मिनट को जब सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड 60 सेकेंड। अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो
तो याद होगा सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी वी आर dm बाई dt बाई कैपिटल M माइनस टी dm बाई dt। तो जब सारे वैल्यू को हम लोग लिखेंगे तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आप देख रहे हैं 11,000, यानी यहाँ लिख दिए 11,000 इंटू dm बाई dt। तो भाई dm बाई dt लिखना है तो इसका वैल्यू दिया गया है 16, यानी 16 बाई कैपिटल M जिसका वैल्यू दिया गया है 6,000 माइनस टी यानी 60 सेकेंड और पुनः dm बाई dt यानी 16। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो आप लिख सकते हैं कि 11,000 इंटू 16 बाई 6,000 माइनस 960। चलिए घटाया जाए तो लिख सकते हैं कि 11,000 इंटू 16 बाई 900 घटेगा तो 5,100 और उसमें से 60 घट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5,040। तो चलिए अब देखा जाए तो इससे यह कट जाएगा तो आप कर सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चलिए कटा ही दिया जाए तो 4 से यह 4 बार में कटेगा और 4 से यह कटेगा तो 4 1 हो गया 2 6 126। फिर 2 से कटा देते हैं तो 2 दूनी के 4 और 2 से यह कटेगा तो 2 6 के 12 और 2 3 66। और जब ऊपर मल्टीप्लाई किए जाए तो 11 दूनी के 22 यानी आ जाएगा 2200 बाई 63। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आना चाहिए 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि भाई 1 मिनट के बाद इस रॉकेट का एक्सीलरेशन कितना हुआ तो 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो गया चौथा ऑप्शन 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, एक रॉकेट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा है। उसके अंदर बैठे हुए एक व्यक्ति को अपना भार उसके स्वयं के भार का 5 गुना बढ़ा हुआ महसूस होता है। यदि रॉकेट का उस व्यक्ति सहित भार 1 × 10⁴ किलोग्राम है तो रॉकेट के इंजन के द्वारा कितना बल आरोपित किया जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला ऑप्शन है 5 × 10⁴ न्यूटन, दूसरा 5 × 10⁵ न्यूटन, तीसरा 5 × 10⁸ न्यूटन और चौथा 2 × 10⁴ न्यूटन। तो देखिए सबसे पहले इस बात पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए कि 5 गुना बढ़ा हुआ, मतलब मान लिया जाए व्यक्ति का मास m है तो आप कहेंगे कि इसका भार होगा m × g। तो भाई ये इनिशियल वैल्यू हो गया और 5 गुना बढ़ा तो बढ़ने का वैल्यू कितना हो गया 5 mg। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल उस समय भार कितना होगा 6 mg, यानी बढ़ने के पश्चात टोटल वैल्यू हो गया भार का 6 mg। तो याद होगा आप जब ऊपर की ओर गति करते हैं तो आपका भार r बराबर पढ़ाया गया है mg + ma। तो भाई यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ma = mr - mg। तो r कितना आया है, r तो हम लोग निकाल चुके हैं, आया है 6 mg। तो यहाँ पर 6 mg - mg और जब घटेगा तो आएगा 5 mg। तो चलिए आप यहाँ पर ma का वैल्यू निकाले और m से m जब कट जाएगा तो a = 5g। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आया है 5g।
तो अब कह रहा है कि इंजन के द्वारा कितना बल आरोपित किया गया। तो आप लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो भाई यहाँ पर टोटल एम का वैल्यू दिया गया है, देख रहे हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो लिख दिए 1 इंटू 10 टू दी पावर 4। और एक्सेलरेशन ए का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 5g। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 5 इंटू 10, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। यानी हम लोगों ने देखा कि इंजन के द्वारा कितना बल लगाया गया, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन, यानी इसका आंसर हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिया गया है सीट का पिछला हिस्सा यात्री को अचानक आगे की ओर ढकेलता है। दूसरा, विराम का जड़त्व बस को रोक देता है और यात्री को आगे की ओर ढकेलता है। तीसरा, यात्रियों का ऊपरी भाग तो गतिमान अवस्था में ही बना रहता है, जबकि सीट के संपर्क वाला निचला हिस्सा विरामावस्था में होता है। और चौथा, यात्रियों के शरीर का ऊपरी भाग तो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का निचला भाग सीट के संपर्क में होने के कारण गतिमान होना शुरू हो जाता है। तो देखिए बस तो रुक गई, कह रहा है बस अचानक रुकती है। तो रुकने का मतलब बस रुकी, तो शरीर का वह हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो भी रुक गया, बस के साथ साथ वो भी रुक गया। लेकिन ऊपर वाला भाग लचीला होता है, तो लचीला होने के कारण अभी भी ये गति कर रहा है। तो भाई ऊपरी भाग गतिमान है, जबकि जो संपर्क वाला भाग है वो रुक गया है, और यही कारण है कि हम लोग आगे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भाग अभी भी आगे की ओर गति कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यात्री का ऊपरी भाग तो गतिमान अवस्था में ही बना रहता है, जबकि सीट के संपर्क वाला निचला हिस्सा विरामावस्था में आ जाता है। यानी इसका सही आंसर हो गया 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो देख रहे होंगे, दिया गया है हम व्युत्पन्न कर सकते हैं न्यूटन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है प्रथम नियम से द्वितीय व तृतीय नियम को, तृतीय नियम से प्रथम व द्वितीय नियम को, द्वितीय नियम से तृतीय व प्रथम नियम को, और चौथा है सभी तीनों नियमों को। तो देखिए द्वितीय नियम से तृतीय नियम और प्रथम नियम तीनों को व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी यहाँ पर इसका आंसर हो गया 100, द्वितीय नियम से तृतीय व प्रथम नियम दोनों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो देख रहे हैं, किसी कार का चालक अचानक सामने एक विशाल दीवार को देखता है, उसे चाहिए कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एकदम से ब्रेक लगाए, दूसरा है कार को तेजी से मोड़ दे, तीसरा है अ व ब दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस समय आपके सामने एक ही कंडीशन होता है कि जितना जल्दी हो सके ब्रेक लगाया जाए, यानी इसका आंसर हो गया अ, एकदम से ब्रेक लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है 10 न्यूटन, दूसरा है 10 टू दी पावर -3 न्यूटन, तीसरा है 10 टू दी पावर -2 न्यूटन, और चौथा है 0। तो देखिए जब कॉर्क पानी पर तैर रहा है तो आप कहेंगे कि नीचे मान लेते हैं ये वाटर है और इसके ऊपर एक कॉर्क को हम दिखा दिए, तो यहाँ पर नीचे की ओर इसका भार mg लगता है, जबकि इसके द्वारा प्रतिक्रिया बल या उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगेगा। तो भाई इस डायरेक्शन में तो मूव करता नहीं है, तो नेट बल क्या हो गया 0, यानी इसका सही आंसर हो गया 0, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तृतीय नियम के संबंध में सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है
प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध हमेशा एक विपरीत व समान प्रतिक्रिया होती है। भाई ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है क्रिया व प्रतिक्रिया समान पिंड पर कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्रिया व प्रतिक्रिया के मध्य कोई भी कारण संबंध नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है क्रिया व प्रतिक्रिया बल युगपद बल होते हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है कि ये समान पिंड पर कार्य करते हैं, यही अलग है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यानी 29 का जो गलत आंसर है वो है ब। तो ये सत्य नहीं है की बात कर रहा है, यानी इसका सही आंसर हो गया ब कि क्रिया व प्रतिक्रिया समान पिंड पर कार्य करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिया गया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है, तो पत्थर पर कार्यशील कुल बल होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 0, दूसरा है 1 न्यूटन, तीसरा है 5 न्यूटन और चौथा है 10 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ए दे दिया है कि A = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे फोर्स की बात कर रहा है तो F = m × A। तो भाई यहाँ पर मास भी दे दिया है 1 किलोग्राम, क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो यहाँ 1 और A भी दिया है 1, तो A की जगह भी 1 और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 न्यूटन, यानी इसका सही आंसर हो गया 1 न्यूटन ब। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं। इसी तरह से आप लोग देखते जाइए, डेली आप लोग के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। थैंक्स।